हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, चलिए जानते हैं विलायती खबरें। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट पोस्ट की दावेदार निकी हेली के साथ ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग हो गए आग बबूला। जानेंगे कि तालिबान पाकिस्तान पर हावी कैसे होता जा रहा है। बात होगी इजराइल के नए कानून के बारे में, जिससे कि बवाल मच गया है। अंत में जानेंगे कि भारत के टर्की में शुरू किए ऑपरेशन दोस्त के जरिए क्या इंडिया टर्की रिलेशंस बेहतर होंगे। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत एक जीके के क्वेश्चन के साथ करेंगे, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो भी बुलेटिन के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब खबरों पर चलते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने जा रहा है। जमीन पर स्थिति अभी भी काफी इंटेंस है। इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंच गए। उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अब मुलाकातें तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जब राष्ट्रपति बाइडेन राजधानी कीव पहुंचे हैं तो मसला कुछ और है। उनका वहां पहुंचना मायने रखता है। कई तरह के कयास लगाए भी जा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये एक सरप्राइज विजिट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। अब जब बाइडेन कीव पहुंच गए हैं तो यूक्रेन की एक नए सिरे से मदद की जाएगी। एक जारी बयान में राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है और उसे हर तरह की सहायता दी जाएगी। ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये यूक्रेन के लिए अमेरिका का खुला समर्थन है। वैसे अमेरिका की तरफ से एक विस्तृत बयान जारी किया गया है। उस बयान में बताया गया है कि रूस से युद्ध के बीच में अमेरिका किस तरह से और किस स्तर पर यूक्रेन की मदद करने जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला है कि 1 साल पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि वो यूक्रेन को आसानी से हरा देंगे। पश्चिमी देश एक नहीं है, ऐसे में उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। बयान में बाइडेन ने यह भी बताया कि यूक्रेन की सहायता के लिए और कई ऐलान करने वाले हैं। इसमें हथियार से लेकर दूसरे जरूरी समाधान शामिल हैं। उनकी तरफ से उन तमाम देशों को चुनौती दी गई है जो इस युद्ध में रूस की पीछे से मदद कर रहे हैं। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि रूस द्वारा लगातार यूक्रेन के कई इलाकों में हवाई हमले किए जा रहे हैं। उन हवाई हमलों से निपटने के लिए ही ज़ेलेंस्की द्वारा कई देशों से मदद की गुहार लगाई गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड हथियार चाहते हैं। वो साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से उनकी तरफ से कई दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात की गई है। वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस बार बाइडेन ने खुद कीव आकर सभी को हैरान कर दिया है। इस एक दौरे ने रूस को और बड़ा सदमा दे दिया है। अगर यूक्रेन को अब अमेरिका से और ज्यादा हथियार मिलते हैं तो ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है, जहां पर रूस की चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। चुनौती इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को एयर सर्विलांस रडार देने जा रहे हैं। इसके आने से यूक्रेन की ताकत हवाई क्षेत्र में कई गुना तक बढ़ जाएगी। बाइडेन ने साफ कहा है कि वो हर कीमत पर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट पोस्ट की दावेदार निकी हेली के साथ ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग हो गए आग बबूला। भारतीयों के खिलाफ आज भी भेदभाव जारी है। यूएस में भारतीयों के साथ ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। Go back to India. Why? We don't want you here. We don't want to hang out with you. We don't want you here. If things are so great in your country, then stay there. I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness.
who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism. खैर इस सब के बाद हाल ही में एक और इंसिडेंट हुआ है जिसने ये बता दिया है कि यूएस इज नॉट दैट आइडियल। हुआ ये कि अमेरिका की एक रूढ़िवादी लेखिका एन काउटर ने भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली पर कई नस्लवादी टिप्पणियां की हैं। निकी हेली अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार के रूप में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रही हैं। मार्क सीमन शो नामक एक पॉडकास्ट पर कोल्टर ने अमेरिका के सिख माता पिता की बेटी और दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए कहा कि आप अपने देश वापस क्यों नहीं चली जाती। काउटर ने अपनी नफरत प्रकट करते हुए निकी को हास्यास्पद यानी कि फनी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो एक बेहद फनी इंसान है। जो लोग उनका समर्थन करते हैं वो वास्तव में सेक्सिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें 2% से ज्यादा वोट मिलेंगे। आप जानते हैं कि मैं इस तरह की चीजों के बारे में भविष्यवाणी करने से कितनी नफरत करती हूँ, लेकिन वह सिर्फ एक बेहुदा इंसान है। निकी के प्रति काउटर की नफरत धीरे धीरे भारत और भारतीयों के विरोध में बदल गई। उन्होंने आगे कहा कि गाय की पूजा करने का क्या मतलब है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक चूहे का भी मंदिर है जहाँ वो चूहों की पूजा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब काउटर ने हेली पर हमला बोला हो। इससे पहले भी 2016 में काउटर ने ट्रंप से हेली को निर्वासित करने के लिए कहा था। 15 फरवरी को हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार के लिए ट्रंप को चुनौती दी थी। भारतीय मूल की निकी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की राजदूत भी रह चुकी हैं। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए हेली ने कहा था कि हम 20वीं सदी के नेताओं के साथ 21वीं सदी की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें कि हेली के माता पिता 1960 के दशक में पंजाब से कनाडा चले गए थे। बाद में वो आकर अमेरिका में बस गए। साल 2011 में 29 साल की उम्र में गवर्नर बनी निकी हेली अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र की गवर्नर थी। निकी ने कहा था कि उन्हें भारतीय प्रवासियों की बेटी होने पर गर्व है। जरा ये सुनिए। I am the proud daughter of Indian immigrants and I am blessed that they are here today. पर यूएस में भारतीयों के खिलाफ बढ़ता भेदभाव चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। तालिबान पाकिस्तान पर हावी कैसे होता जा रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबानी आतंकियों और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। तालिबान के राज में जहां तहरीक-ए-तालिबान आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर भीषण हमले कर रहे हैं, वहीं अब तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान से लगी तोरखम सीमा को बंद कर दिया है। तोरखम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापारिक सीमा है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने टीटीपी को लेकर भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की खबर के मुताबिक तालिबान के तोरखम के आयुक्त ने कहा है कि बॉर्डर पॉइंट को यात्रा और ट्रांजिट ट्रेड के लिए बंद कर दिया गया है। तालिबानी आयुक्त मौलवी मोहम्मद सिद्दीकी ने इसकी जानकारी दी है। उसने अफगानिस्तान के लोगों को सलाह दी है कि वो पूर्वी नारंगरहार प्रांत में सीमा चौकी पर यात्रा करने से बचें। हालांकि तालिबान ने ये नहीं बताया है कि पाकिस्तान ने किन वादों को पूरा नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक तालिबान इस बात से भड़का हुआ है कि पाकिस्तान ने इलाज के लिए आने वाले अफगान नागरिकों को प्रतिबंधित कर दिया। इस सीमा चौकी को बंद करने से पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है, जो इस रास्ते से मध्य एशिया के देशों तक व्यापार करता है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहर बाल्खी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को चेतावनी भी दे दी है। खैर बाल्की ने कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा दुनिया के कई देशों से ज्यादा बेहतर है। इससे पहले बिलावल ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अफगानिस्तान पर हमला नहीं करना चाहते हैं, उनका पीछा नहीं करना चाहते हैं, जो भूतकाल की गलतियों को दोहराना होगा। बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान से अपेक्षा करता है कि वो आईएसकेपी और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ एक्शन ले जो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। उन्होंने माना कि तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा हालात बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान पर तालिबानी प्रवक्ता बाल्खी ने कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि द्विपक्षीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिकायत करने की बजाय आमने सामने बैठकर चर्चा करें।
तो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, वो तालिबान ही अब पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। इजरायल के नए कानून को लेकर बवाल क्यों हो रहा है? इजरायल का एक नया कानून चर्चा में है। नागरिकता पर बने इजरायल के इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। 15 फरवरी को इजरायल की संसद में नए नागरिकता कानून यानी कि सिटीजनशिप लॉ को पास किया गया। इस कानून के पक्ष में 94 और विरोध में 10 मत पड़े। अब इजरायल में नागरिकता देने और वापस लेने की स्थिति में इसी कानून का पालन किया जाएगा। चर्चा की वजह है इस कानून के दायरे में सिर्फ अरब मुसलमानों को शामिल करना और बाकियों को इसके दायरे से बाहर रखना। नए कानून के मुताबिक देश के प्रति वफादारी ही आपकी नागरिकता तय करेगी। कई लॉ एक्सपर्ट्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया है। हालांकि विवाद के बावजूद भी इजरायल अपने फैसले पर बरकरार है। क्या है इजरायल का नया कानून? विस्तार में आपको बता दें। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नया सिटीजनशिप कानून कहता है कि ऐसे लोगों से नागरिकता छीनी जाएगी जो आतंकी गतिविधि में शामिल हैं और जिन्हें फिलिस्तीनी संगठनों से फंडिंग मिल रही है। ऐसे लोगों से नागरिकता छीनकर उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में भेज दिया जाएगा। इजरायल के सिटीजनशिप लॉ 1954 में बदलाव करके ही नया कानून बनाया गया है। ये इजरायल में रहने वाले नागरिक और जेल में सलाखों में सजा भुगत रहे दोनों लोगों पर लागू होगा। जेल में आतंक के लिए सजा काट रहे, आतंक का समर्थन करने वाले, इजरायल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, जंग के लिए उकसाने और दुश्मन की मदद करने वाले आरोपियों पर दोष साबित होने के बाद उनकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। क्यों पास किया गया ये कानून, ये भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया कानून खासतौर पर आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ये कानून फिलिस्तीनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पिछले कुछ समय में इजरायल में फिलिस्तीनी निवासियों द्वारा किए जाने वाले हमलों की संख्या बढ़ी है। इसीलिए नए कानून के जरिए कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। साल 2023 की शुरुआत में इजरायल में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने यहाँ के 11 नागरिकों को मार दिया था। वहीं इजरायल के वेस्ट बैंक में चले ऑपरेशन के दौरान 50 फिलिस्तीनियों को मार गिराया गया था। ऐसे मामलों पर इजरायल सरकार सख्त हो रही है। 8 फरवरी को पूर्वी जेरूसलम में बने फिलिस्तीनियों के अवैध घरों को तत्काल गिराने का आदेश भी दे दिया गया था। ये फैसला उस घटना के बाद लिया गया था जब 26 जनवरी को पूर्वी जेरूसलम में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस कानून का विरोध भी हो रहा है। इजरायली संसद के नेता अहमद तहीबी ने कहा कि ये कानून नस्लभेदी है। उनका कहना है कि ये कानून केवल फिलिस्तीनियों पर लागू किया जाएगा। इजरायल की आबादी करीब 95 लाख है। इसमें 74% यहूदी हैं, वहीं 21 इस्लाम के अनुयायी हैं। यहाँ के अधिकतर अरब मुस्लिम अपने को फिलिस्तीनी मानते हैं। वो एक देश की तरह फिलिस्तीन की स्थापना का समर्थन करते हैं। चलिए अब इस बुलेटिन की आखिरी खबर पर चलते हैं। भारत की तुर्की में शुरू किए ऑपरेशन दोस्त के जरिए क्या इंडिया और तुर्की रिलेशंस बेहतर होंगे? तुर्की में आए भीषण भूकंप में मददगार बन पहुंची भारत की एनडीआरएफ का ऑपरेशन दोस्त पूरा हो चुका है। जब भारतीय टीम वहां से रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो उनको भव्य विदाई देने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग जमा हो गए थे। इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान के साथ तालियां बजाकर भारतीय टीम को धन्यवाद दिया। कुछ ऐसी ही नज़ारा तुर्की के इस्केंदरम में भारतीय सेना के मेडिकल टीम की विदाई के दौरान भी देखने को मिला। इस सब के दौरान टर्किश लोगों ने भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए जमकर तालियां बजाईं। भूकंप के बाद मदद करने पहुंची एनडीआरएफ और सेना की फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने सैकड़ों टर्किश लोगों के न केवल जान बचाई बल्कि हजारों की संख्या में घायल लोगों का इलाज भी किया। बड़ी बात यह है कि इस मदद के लिए भारतीय टीम वहां की सरकार पर निर्भर नहीं थी। वो सारा साजो सामान खुद लेकर टर्की गई थी। टर्की और भारत के संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं रहे हैं। तुर्की ने हमेशा ही भारत की तुलना में पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी है। इस कारण भारत को भी तुर्की को लेकर अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी है। तुर्की में रेसिप एर्दोआन खुद को इस्लामी देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा सऊदी अरब को मुस्लिम देशों के नेता के पद से हटाकर टर्की को बिठाने की है। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान और मलेशिया से बड़ा कोई दोस्त दिखाई नहीं देता है।
तुर्की ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साइड भी लिया है। ऐसे में हर बार भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। भूकंप से बेहाल तुर्की को जब भी मदद की जरूरत पड़ी तब भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और एनडीआरएफ को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर सेना के फील्ड अस्पताल को भी तुर्की में स्थापित किया, जहां 10 से ज्यादा डॉक्टरों और 99 मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई। इन लोगों की सहायता करने में तुर्की की सरकार को परेशानी से बचाने के लिए भारत सरकार ने हवाई जहाज से ट्रक, टेंट और काफी चीजें तुर्की में भेजी थी। भारतीय टीम ने घायल नागरिकों के सैकड़ों छोटे बड़े ऑपरेशन किए। पाकिस्तान खुद ही कंगाली के हालात से गुजर रहा है। भूकंप आते ही पाकिस्तान ने भी तुर्की को राहत सामग्री से भरे 3 विमान भेजे, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के समय तुर्की ने जो राहत सामग्री पाकिस्तान को भेजी थी, शहबाज शरीफ सरकार ने वही राहत सामग्री अब तुर्की में आए भूकंप के बाद तुर्की को वापस भेज दी। पाकिस्तान ने तुर्की को $10 मिलियन की मदद का भी ऐलान किया था। हालांकि तब इसे लेकर काफी खिल्ली उड़ाई गई थी। दरअसल पाकिस्तान खुद ही दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसे में वो तुर्की के प्रति अपनापन दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे ऐलान करा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की की यात्रा भी की है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस इंटरनेशनल बुलेटिन खबर विलायती में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आज का क्वेश्चन था कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने 1982 की फिल्म गांधी में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया था। अथैया का जन्म कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने 1950 के दशक में फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया था। गांधी के अलावा उन्होंने लगान और उमराव जान सहित कई बड़ी फिल्म्स में काम किया है। अथैया का अक्टूबर 2020 में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो फिलहाल खबर विलायती में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। See you next Tuesday.